आज की दुनिया में हम हर वक्त ना जाने कितनी नोटिफिकेशन, मैसेज और डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रीन पर नजर जाती है और दिन भर हम एक ऐप से दूसरी ऐप, एक टैब से दूसरे टैब पर भटकते रहते हैं। सोचिए, जब आखिरी बार आपने बिना किसी रुकावट के 2 घंटे एक ही काम पर पूरी तल्लीनता से ध्यान दिया था, वो कब हुआ था? शायद याद भी ना हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इज नाउ द डिफॉल्ट और गहरी एकाग्रता यानी डीप वर्क एक खोई हुई कला बन चुकी है। लेकिन इसी शोर शराबे और तेजी से भागती डिजिटल दुनिया में कुछ लोग हैं जो चुपचाप बिना दिखावे के अपने क्षेत्र के उस्ताद बनते जा रहे हैं। वो प्रोग्रामर हों या लेखक, प्रोफेसर हों या बिजनेस लीडर, इन सब की सफलता के पीछे कॉमन चीज होती है, डीप वर्क। और इस कॉन्सेप्ट को वैज्ञानिक आधार और व्यावहारिक उदाहरणों से समझाने वाले व्यक्ति हैं कैल न्यूपोर्ट, जिन्होंने इस किताब के जरिए एक क्रांति की नींव रखी। डीप वर्क, रूल्स फॉर फोकस्ड सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। कैल न्यूपोर्ट हमें यह नहीं सिखाते कि हम दिन में कितने घंटे काम करें, बल्कि यह सिखाते हैं कि कैसे काम करें। वो बताते हैं कि शैलो वर्क यानी वह काम जो कम ध्यान और सतही सोच से किया जाता है, आपकी जिंदगी में मात्रा तो ला सकता है लेकिन गहराई नहीं। असली सफलता, पहचान और संतोष उसी से आता है जो आप डीप मोड में करते हैं, जब आप पूरी तरह से उस एक काम में डूब जाते हैं जो आपकी स्किल्स की सीमा को धकेलता है और जिससे कुछ वास्तविक, कुछ बड़ा, कुछ मूल्यवान बनता है। लेकिन यहाँ एक उलझन है, डीप वर्क करना आसान नहीं है। इसमें समय, तैयारी, अभ्यास और आत्मानुशासन लगता है। ये उस प्रवाह में प्रवेश करने की बात करता है जहां आप समय की सुध बुध खो देते हैं, जहां आप दुनिया से कट जाते हैं और तब जाकर आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो दुनिया में आपकी अलग पहचान बनाता है। कार्ल न्यूपोर्ट इस किताब को 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहले हिस्से में वो डीप वर्क के मूल्य, दुर्लभता और अर्थ की बात करते हैं, यानी कि क्यों डीप वर्क आज के समय में इतना जरूरी और अनमोल है। और दूसरे हिस्से में वो 4 ठोस नियम देते हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति डीप वर्क की आदत विकसित कर सकता है। यह नियम सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि व्यवहारिक टेक्निक्स हैं जो आपको शैलो डिस्ट्रैक्शन से निकालकर डीप फोकस की ओर ले जाती हैं। यह किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात नहीं करती, यह एक लाइफ फिलॉसफी सिखाती है। एक ऐसा नजरिया जो कहता है कि अगर आप दुनिया में कुछ भी बेहतरीन करना चाहते हैं, कोई किताब लिखना, कोई प्रोडक्ट बनाना, कोई बिजनेस खड़ा करना या कोई क्राफ्ट मास्टर करना, तो आपको डीप वर्क करना ही होगा। और यही वो अंतर है जो एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बीच की रेखा खींचता है। तो अगर आप एक ऐसी दुनिया में स्टैंड आउट करना चाहते हैं जो सुपरफिशियलिटी से भरी है, अगर आप चाहें कि आपके काम में न सिर्फ क्वांटिटी हो बल्कि क्वालिटी और ओरिजिनलिटी भी हो, तो ये किताब आपके लिए है। यह एक रोड मैप है उस जगह तक पहुंचने के लिए जहां आप डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठकर अपने असली पोटेंशियल को अनलॉक कर सकें। अब हम बढ़ते हैं किताब के पहले हिस्से की ओर, जिसमें बताया गया है कि डीप वर्क क्यों इतना वैल्यूएबल, रेयर और मीनिंगफुल है। आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, डीप वर्क इज वैल्यूएबल। कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क के पहले अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही ताकतवर विचार से करते हैं। आज की दुनिया में जो लोग अपने काम में गहराई ला सकते हैं, वो दूसरों से कहीं आगे निकल सकते हैं। वह इस विचार को सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन बनाकर नहीं छोड़ते, बल्कि इसके पीछे की पूरी सोच, उदाहरण और व्यवहारिक सच्चाई को खोलते हैं। उन्होंने इस चैप्टर को इस सवाल से शुरू किया, आज की जानकारी प्रधान दुनिया में असली वैल्यू कहां से आती है? और उसका जवाब बहुत सीधा है, डीप वर्क से। लेकिन डीप वर्क वास्तव में है क्या? इसका मतलब है बिना किसी रुकावट के पूरे फोकस और एकाग्रता के साथ ऐसे काम में डूब जाना जो आपकी मानसिक क्षमता को खींचे, बढ़ाए, चुनौती दे और जिसके नतीजे में कुछ ऐसा उत्पन्न हो जो असाधारण हो। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क असल में एक इकोनॉमिक एडवांटेज बन चुका है। जिस तरह पहले औद्योगिक क्रांति के दौर में मशीन चलाना एक स्किल था, ठीक वैसे ही आज के डिजिटल युग में डीप वर्क करना एक स्किल है। और वो भी ऐसी स्किल जो न केवल दुर्लभ है बल्कि महंगी और कीमती भी है। डीप वर्क वर्सेस शैलो वर्क। इस चैप्टर में न्यूपोर्ट सबसे पहले डीप वर्क और शैलो वर्क के बीच का फर्क समझाते हैं। डीप वर्क वह होता है जिसमें व्यक्ति बिना किसी इंटरप्शन के पूरी तरह ध्यान देकर कोई ऐसा कार्य करता है जो कॉग्निटिव रूप से डिमांडिंग होता है। इससे कुछ असल मूल्य, इनोवेशन या इसके विपरीत शैलो वर्क वह होता है जो सुपरफिशियल होता है, जिसे किसी भी इंसान द्वारा किया जा सकता है और जो ज्यादा दिमागी ताकत नहीं मानता, जैसे ईमेल चेक करना, मीटिंग्स लेना, सोशल मीडिया मैनेज करना। शायद यही वजह है कि हम दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी संतोषजनक प्रगति नहीं होती, क्योंकि हम शैलो टास्क्स में उलझे रहते हैं। पर सच यह है कि केवल वही व्यक्ति आज सफल हो सकता है जो डीप वर्क को प्राथमिकता दे। 2 अहम क्षमताएं जो आज के युग में जरूरी हैं। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं
कि 21वीं सदी में 2 स्किल्स सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक, हार्ड थिंग्स जल्दी सीखने की क्षमता, 2, हाई लेवल पर जल्दी और अच्छी तरह काम करने की क्षमता, और ये दोनों स्किल्स डेवलप होती हैं डीप वर्क से। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आपको कोई नई भाषा या तकनीक सीखनी है, जैसे मशीन लर्निंग या ब्लॉकचेन, तो शैलो अप्रोच से आप कभी मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। आपको डीप मोड में जाना होगा, डिस्ट्रैक्शंस हटाने होंगे और घंटों तक एकाग्र होकर काम करना होगा। वही बात किसी लेखक, कलाकार, उद्यमी या शिक्षक पर भी लागू होती है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हों। अगर आप उस फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं तो आपको डीप वर्क करना ही होगा। द डीप वर्क हाइपोथेसिस न्यूपोर्ट इस चैप्टर में एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट भी देते हैं, जिसे वो द डीप वर्क हाइपोथेसिस कहते हैं। The ability to perform deep work is becoming increasingly rare. At exactly the same time, it is becoming increasingly valuable in our economy. As a consequence, the few who cultivate this skill and then make it the core of their working life will thrive. मतलब ये कि डीप वर्क करना अब कम लोगों को आता है, और यही कारण है कि जिनके पास ये स्किल है वो बहुत आगे निकल जाते हैं। केस स्टडी, नेट सिल्वर का न्यूपोर्ट नेट सिल्वर का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने 538 नाम की वेबसाइट बनाई और डेटा एनालिसिस के जरिए अमेरिका के चुनावों की फ्यूचर प्रेडिक्शंस करना शुरू किया। नेट सिल्वर ने जो काम किया वो डीप एनालिटिकल थिंकिंग का उदाहरण है। उनका सारा काम डीप कंसंट्रेशन, रिगोरस मॉडलिंग और थॉटफुल ऑब्जर्वेशन से बना था। इसने उन्हें डेटा साइंस के क्षेत्र में एक बड़ा नाम बना दिया। कैल बताते हैं कि नेट सिल्वर जैसे लोग वही कर रहे हैं जो बाकी नहीं कर पा रहे, और इसकी जड़ डीप वर्क में है। केस स्टडी, कार्ल जूम। इसके बाद कैल न्यूपोर्ट इतिहास में झांकते हैं और साइको एनालिसिस के जाने माने पायनियर कार्ल जूम का उदाहरण देते हैं। जूम ने ज्यूरिख से दूर जाकर एक टावर बनवाया जहां वो पूरी दुनिया से कटकर गहराई में सोच और लिखाई कर सकें। जूम की विचारधारा ने पूरी वेस्टर्न साइकोलॉजी की दिशा बदल दी, और ये सब डीप रिफ्लेक्शन और अनइंटरप्टेड सोच के कारण हुआ। यानी चाहे आप इंजीनियर हों या साइकोलॉजिस्ट, लेखक हों या मैथमेटिशियन, अगर आप डीप मोड में ऑपरेट करते हैं तो आप ऐसे इंसाइट्स निकाल सकते हैं जो शैलो थिंकर्स कभी सोच भी नहीं सकते। अटेंशन रेजिड्यू का सिद्धांत कैल न्यूपोर्ट कॉग्निटिव साइंस से एक और कॉन्सेप्ट लाते हैं, जिसका नाम है अटेंशन रेजिड्यू। इसका मतलब यह है कि जब हम कोई काम अधूरा छोड़कर दूसरे काम पर जाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस नए काम पर नहीं जा पाता। हमारी सोच और ऊर्जा का कुछ हिस्सा पुराने काम में अटका रहता है, जिसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। इसलिए मल्टीटास्किंग या बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करना प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, बल्कि उसे कमजोर करता है। काल यह समझाते हैं कि जब तक आप लंबा स्ट्रेच नहीं देंगे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तब तक आपकी मस्तिष्क की गहराई से सोचने की क्षमता एक्टिवेट नहीं होती। यही कारण है कि कई क्रिएटिव लोग एक ही जगह बैठकर घंटों तक लगातार लिखते, सोचते या कोड करते हैं, क्योंकि यही डीप मोड है जहां असली वैल्यू पैदा होती है। रियल वर्क वर्सेस बिजनेस न्यूपोर्ट इस चैप्टर में एक बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन देते हैं। हम आज की दुनिया में बिजी होने को प्रोग्रेस समझने लगे हैं, लेकिन असल में शैलो टास्क्स करके खुद को बिजी रखना प्रोडक्टिविटी नहीं कहलाती। डीप वर्क ही वह जगह है जहां असल ग्रोथ होती है। वो कहते हैं कि अगर कोई दिन भर ईमेल और मीटिंग्स में उलझा रहे तो उसने रियल वर्क नहीं किया, उसने केवल काम का इल्यूजन पैदा किया। इसलिए डीप वर्क एक मेंटल डिसिप्लिन है, एक लाइफ फिलॉसफी भी, जिसमें आप डिस्ट्रैक्शंस को काटकर इंटेंशनल और फोकस्ड अटेंशन देते हैं ताकि कुछ वैल्यूबल उत्पन्न हो सके। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, क्यों वैल्यूबल है डीप वर्क? कैल न्यूपोर्ट यह भी बताते हैं कि डीप वर्क की डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी अब ऐसे लोगों को तलाशती है जो क्रिएटिव हों, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें और तेजी से अडेप्ट कर सकें। ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग की वजह से एवरेज स्किल वाले जॉब्स तेजी से कम हो रही हैं। अब सिर्फ वही लोग रेलेवेंट रहेंगे जो रेयर और हाई वैल्यू काम कर सकते हैं, और इसके लिए डीप वर्क एक आवश्यक योग्यता बन चुकी है। इसलिए अगर आप अपनी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि असली वैल्यू अब डीप थिंकर्स के पास है। दुनिया चाहे कितनी भी शोरगुल से भरी हो, गहराई से काम करने वाला व्यक्ति ही लंबी रेस का घोड़ा होगा। निष्कर्ष, इस पहले अध्याय में कैल न्यूपोर्ट हमें डीप वर्क की आवश्यकता, महत्ता और इकोनॉमिक रेलेवेंस को गहराई से समझाते हैं। वो साबित करते हैं कि डीप वर्क सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, कॉम्पिटिटिव एज है। आज की दुनिया में आप जितनी जल्दी डीप वर्क करना सीख लेते हैं, उतनी जल्दी आप एवरेज से ऊपर उठ सकते हैं। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। डीप वर्क इज नॉट ऑप्शनल एनीमोर, इट्स एसेंशियल फॉर एक्सेलेंस। चैप्टर 2, डीप वर्क इज रेयर। इस अध्याय में कैल न्यूपोर्ट हमें एक और कठोर सत्य से रूबरू कराते हैं कि डीप वर्क जितना जरूरी और कीमती है, उतना ही दुर्लभ भी हो गया है।
यह दुर्लभता केवल इसलिए नहीं है कि लोगों को डीप वर्क की अहमियत नहीं मालूम, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि आज की दुनिया ने हमारे सोचने, काम करने और जीने के तरीके को इस तरह ढाल दिया है कि गहराई से काम करना लगभग नामुमकिन बन गया है। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आधुनिक समाज ने एक ऐसा वातावरण बना दिया है जो डीप वर्क को नकारता है और शैलो काम को इनाम देता है। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यही दिखाना है कि डीप वर्क इतना कम क्यों हो गया है और इसके पीछे कौन कौन सी शक्तियां या व्यवस्थाएं जिम्मेदार हैं। गहराई की मृत्यु, द डिमाइज ऑफ डेप्थ। कैल बताते हैं कि 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत के बाद से टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी ने हमारी दुनिया में जो परिवर्तन किए हैं, उन्होंने शैलो वर्क को बढ़ावा दिया है और डीप वर्क को नुकसान पहुंचाया है। शुरुआत होती है ऑफिस कल्चर से। आजकल अधिकतर ऑफिस में खुली जगह, ओपन ऑफिस प्लान्स होते हैं जहां कोई भी किसी के भी डेस्क पर आकर बातचीत कर सकता है। स्लैक, ईमेल, जूम और अन्य इंस्टेंट कम्युनिकेशन टूल्स ने यह माहौल बना दिया है कि हर किसी को हर समय उपलब्ध रहना चाहिए। इसका सीधा असर यह हुआ है कि अनइंटरप्टेड फोकस का समय बिल्कुल खत्म हो गया है। कैल इसे डिस्ट्रैक्शन अट्रैक्टिंग एनवायरनमेंट्स कहते हैं। ऐसे माहौल जहां एक व्यक्ति के लिए डीप वर्क करना न केवल मुश्किल है बल्कि असामान्य भी माना जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। इस अध्याय में एक और शक्तिशाली सिद्धांत सामने आता है, द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। इसका अर्थ यह है कि लोग और संस्थाएं स्वाभाविक रूप से वही काम चुनते हैं जो आसान हो, स्पष्ट हो और जिसे तुरंत नाप तोल कर देखा जा सके। उदाहरण के लिए, अगर कोई कर्मचारी दिन भर ईमेल्स का जवाब देता रहे, मीटिंग्स अटेंड करता रहे और एक बिजी आदमी का इमेज बनाए रखे, तो मैनेजमेंट को लगेगा कि वो बहुत मेहनती है, भले ही उसने कुछ भी असली काम न किया हो। इसके विपरीत, अगर वही व्यक्ति अपने कमरे में बैठकर 3 घंटे तक गहराई से सोचता रहे, रिसर्च करे या कुछ लिखे, तो दूसरों को लगेगा कि वो कुछ नहीं कर रहा। यही शैलो वर्क की सबसे बड़ी समस्या है। वो दिखने में काम जैसा लगता है, जबकि डीप वर्क अक्सर बाहरी नजरों से छिपा रहता है। इसलिए संस्थाएं अनजाने में ही सही शैलो वर्क को प्राथमिकता देती हैं और यही डीप वर्क की रैरिटी का मुख्य कारण है। कल्चर ऑफ कनेक्टिविटी। कैल न्यूपोर्ट इस अध्याय में ऑलवेज कनेक्टेड रहने की प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनियां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यहां तक कि बड़ी कंपनियों की आंतरिक नीतियां, सबने एक ऐसा कल्चर बना दिया है जहां लोग लगातार ऑनलाइन रहने को प्रोफेशनलिज्म मानते हैं। स्लैक, टीम्स, व्हाट्सएप, ईमेल, कैलेंडर, रिमाइंडर्स, ये सब मिलकर हमें किसी भी वक्त डीप मोड में नहीं जाने देते। कोई भी डीप थिंकर इस बात को जानता है कि एक नोटिफिकेशन भी आपके 30 मिनट के फोकस को तहस नहस कर सकता है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश वर्क प्लेसेस में अनइंटरप्टेड डीप वर्क को कोई संस्थागत समर्थन नहीं मिलता। न्यूपोर्ट एक बेहतरीन वाक्य कहते हैं, टू आस्क ए नॉलेज वर्कर to maintain a state of deep concentration is now almost equivalent to asking a factory worker to assemble a product in the dark. ये स्थिति दर्शाती है कि डीप वर्क की मांग तो है, लेकिन माहौल ही ऐसा बन गया है जहां यह होना मुश्किल है। द मैट्रिक्स प्रॉब्लम। इस अध्याय में कैल न्यूपोर्ट इस गहराई की दुर्लभता को समझाने के लिए मैट्रिक्स की समस्या को सामने लाते हैं। शैलो वर्क को मापना आसान होता है, जैसे कितने ईमेल्स भेजे, कितनी मीटिंग्स में हिस्सा लिया, कितने टिकट्स रिजॉल्व किए, जबकि डीप वर्क का मूल्य मापना कठिन होता है क्योंकि उसका परिणाम समय के साथ सामने आता है और अक्सर इंटेंजिबल होता है। इसी वजह से कंपनियां और मैनेजर्स उन चीजों को प्रोत्साहित करते हैं जिन्हें वो ट्रैक कर सकते हैं, भले ही वो असली प्रगति का पैमाना न हो। यही कारण है कि डीप वर्क को समय की बर्बादी माना जाता है और शैलो वर्क को विजिबल परफॉर्मेंस का उदाहरण। बिजीनेस एज अ प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी। कैल न्यूपोर्ट एक और मारक ऑब्जर्वेशन करते हैं, आज के जमाने में बिजी दिखना ही प्रोडक्टिविटी का प्रतीक बन गया है। यह मानसिकता ही डीप वर्क के खिलाफ काम करती है। लोग दिन भर ऑनलाइन रहते हैं, कई मीटिंग्स लेते हैं, हर ईमेल का तुरंत जवाब देते हैं और अपने कैलेंडर को पूरी तरह भर कर रखते हैं ताकि ऐसा लगे कि वो बहुत काम कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि उनमें से अधिकतर काम या तो शैलो होता है या फिर दूसरों के लिए डिस्ट्रैक्शन का स्रोत। न्यूपोर्ट कहते हैं कि जब बिजी दिखना सक्सेस का मापदंड बन जाता है तो डीप वर्क जैसे शांत, अकेले और नजर न आने वाले कार्य पीछे छूट जाते हैं। एक ऐसा कल्चर बन जाता है जहां लोगों को सोचने का समय नहीं मिलता, सिर्फ रिस्पॉन्ड करने का दबाव रहता है। द कल्ट ऑफ द इंटरनेट पर्सनालिटी। कैल न्यूपोर्ट इस चैप्टर में उस ट्रेंड की भी आलोचना करते हैं जहां हर प्रोफेशनल से उम्मीद की जाती है कि वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे, खुद को प्रमोट करे, एक पर्सनल ब्रांड बनाए। लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खुद को कॉन्स्टेंटली प्रमोट करना अब नॉर्म बन चुका है। इस व्यवहार का असर ये हुआ कि डीप थिंकर्स का समय
और एनर्जी अब खुद को दिखाने और प्रमोट करने में लगने लगी है और डीप वर्क से उनका ध्यान हट गया है। कैल एक बेहद जरूरी सवाल उठाते हैं, क्या हर किसी को सच में सोशल मीडिया पर होना चाहिए? और उनका जवाब सीधा है, नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि डीप वैल्यू तभी उत्पन्न होती है जब आप अपने स्किल्स को शार्पन करें, न कि हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराते फिरें। कंक्लूजन, रैरिटी मेक्स इट पावरफुल अध्याय के अंत में कैल न्यूपोर्ट इस पूरे तर्क को एक सरल निष्कर्ष में बदलते हैं कि डीप वर्क इसलिए वैल्यूबल है क्योंकि यह अब रेयर हो चुका है। जिस चीज की सप्लाई कम हो और जिसकी डिमांड ज्यादा हो, उसकी कीमत हमेशा अधिक होती है। अगर आप डीप वर्क की कला में माहिर हो जाते हैं तो आप सिर्फ भीड़ से अलग नहीं दिखते, बल्कि आप उस भीड़ के ऊपर उठ जाते हैं। आपको लेस कंपटीशन का लाभ मिलता है क्योंकि ज्यादातर लोग शैलो डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहते हैं। कैल का संदेश स्पष्ट है, आज की दुनिया में डीप वर्क एक तरह की सुपर पावर है और जितना यह रेयर होता जाएगा उतना ही इसका प्रभाव और अधिक बढ़ता जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति अपने दिनचर्या, माहौल और आदतों को इस तरह ढाल सके कि डीप वर्क उसका रोज का हिस्सा बन जाए, वही असल मायनों में लॉन्ग टर्म सक्सेस का हकदार होता है। चैप्टर 3, डीप वर्क इज मीनिंगफुल। कैल न्यूपोर्ट इस अध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं, क्या डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका है या इससे भी कुछ ज्यादा गहरा? क्या यह केवल एक प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी है या यह हमारे जीवन को अधिक संतोषजनक और अर्थपूर्ण बना सकती है? इस तीसरे अध्याय में कैल का उत्तर स्पष्ट है, डीप वर्क न केवल उपयोगी है बल्कि यह गहराई से अर्थपूर्ण भी है। इस अध्याय में वे यह स्थापित करते हैं कि इंसान के लिए किसी सार्थक कार्य में पूरी तल्लीनता से डूब जाना केवल एक काम करने की शैली नहीं है, यह एक जीवन जीने की शैली है। जब हम गहराई से काम करते हैं तब हम अपने अस्तित्व के सबसे सच्चे हिस्से से जुड़ते हैं और तब जीवन में संतोष, उद्देश्य और खुशी अपने आप आने लगती है। गहराई का मनोवैज्ञानिक अर्थ, द साइकोलॉजिकल केस फॉर डेप्थ। कैल न्यूपोर्ट इस अध्याय की शुरुआत उस सिद्धांत से करते हैं जो पॉजिटिव साइकोलॉजी के विशेषज्ञ मिहाली सिक्स-सेंट-मिहाली ने प्रस्तुत किया था, जिसे हम फ्लो के नाम से जानते हैं। फ्लो वह मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह अपने कार्य में डूब जाता है, समय का एहसास खो देता है और उसका मन एक्सट्रीम कंसंट्रेशन की स्थिति में आ जाता है। सिक्स-सेंट-मिहाली के अनुसार इंसान जब भी फ्लो में होता है यानी डीप वर्क की अवस्था में, तब वह सबसे ज्यादा खुश होता है। ये खुशी बाहरी चीजों से नहीं आती बल्कि उस गहरे जुड़ाव से आती है जो हम अपने कार्य से महसूस करते हैं। कैल न्यूपोर्ट इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि जब आप कोई भी जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य जैसे लेखन, कोडिंग, अध्ययन या कोई कला पूरी एकाग्रता से करते हैं, तब आप न केवल बेहतर परिणाम पैदा करते हैं बल्कि अपने अंदर एक प्रकार की गौरव, संतोष और आत्मसम्मान भी महसूस करते हैं। द शैलो लाइफ वर्सेस द डीप लाइफ। न्यूपोर्ट एक सवाल उठाते हैं जो हर मॉडर्न व्यक्ति को खुद से पूछना चाहिए, क्या आप एक शैलो लाइफ जी रहे हैं? एक ऐसा जीवन जहां आप हर वक्त नोटिफिकेशंस में उलझे रहते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं और सुपरफिशियल कॉन्वर्सेशंस और मीटिंग्स में फंसे रहते हैं। फिर वे इसका विरोध द डीप लाइफ से करते हैं, जहां व्यक्ति जानबूझकर डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहता है, अपने कार्य में गहराई लाता है, मीनिंगफुल क्रिएशन करता है और अपने समय और ऊर्जा का निवेश उन चीजों में करता है जो उसे फुलफिलमेंट देती हैं। कैल के अनुसार डीप लाइफ न केवल प्रोफेशनल सफलता देता है बल्कि यह जीवन को एक ध्यान और सम्मान के साथ जीने की कला भी सिखाता है। ये जीवन सिर्फ तेज भागने या दिखावे का नहीं होता बल्कि एक शांत, स्थिर और संतुलित फ्लो में बहता है जहां हर दिन एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ जिया जाता है। हैंडक्राफ्टेड वर्क और क्राफ्ट्समैन माइंडसेट। कैल न्यूपोर्ट इस अध्याय में एक विशेष विचार को विस्तार से समझाते हैं, क्राफ्ट्समैनशिप का। वो बताते हैं कि डीप वर्क का अर्थ सिर्फ कॉर्पोरेट या डिजिटल दुनिया में नहीं है बल्कि इसका अस्तित्व सदियों से हर उस व्यक्ति के काम में रहा है जो अपने काम को एक शिल्प, क्राफ्ट की तरह लेता है। वो उदाहरण देते हैं एक लकड़ी के कारीगर का जो हर टुकड़े में बारीकी से नक्काशी करता है। वो बस एक टेबल या कुर्सी नहीं बना रहा, वो एक कला रच रहा है। उसका ध्यान, उसकी तकनीक, उसकी गहराई सब मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो टिकता है, दूसरों को स्पर्श करता है, जो उसकी पहचान बनता है। कैल कहते हैं कि आज की डिजिटल दुनिया में भी अगर आप अपने प्रोफेशन को एक क्राफ्ट माने, चाहे आप लेखक हों, एंटरप्रेन्योर हों या शिक्षक, तब आप अपने काम को गहराई से करेंगे। और यहीं से डीप वर्क की मीनिंगफुलनेस शुरू होती है। जब आप किसी काम को केवल पूरा करने के लिए नहीं बल्कि बेहतर से बेहतर बनाने के लिए करते हैं तो वही डीप वर्क है और यही वो माइंडसेट है जो जीवन को संतोष से भर देता है। द सेक्रेडनेस ऑफ फोकस। न्यूपोर्ट इस चैप्टर में यह भी बताते हैं
कि ध्यान यानी फोकस कोई सामान्य संसाधन नहीं है, यह एक पवित्र शक्ति है। जिस तरह ध्यान पूर्वक प्रार्थना, साधना या कला रचना होती है, उसी तरह डीप वर्क भी एक प्रकार की साधना है। एक रिचुअल है जिसमें आप अपने पूरे मन, शरीर और चेतना के साथ जुड़ते हैं। जब आप ध्यान पूर्वक कुछ बनाते हैं, चाहे वो एक पैराग्राफ हो, एक एल्गोरिदम हो, एक पेंटिंग हो या कोई व्यावसायिक योजना, तब आप अपने अंदर की उस शक्ति से जुड़ते हैं जो मीनिंग पैदा करती है। यही शक्ति जीवन को डायरेक्शन देती है। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं कि इस अर्थ में डीप वर्क स्पिरिचुअलिटी से बहुत अलग नहीं है। यह हमें फ्रैगमेंटेशन से यूनिटी की ओर, कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर और निरर्थकता से सार्थकता की ओर ले जाती है। ह्यूमन डिग्निटी थ्रू डेप्थ। कार्ल न्यूपोर्ट इस अध्याय में एक गहरे सामाजिक दृष्टिकोण से भी बात करते हैं कि जब हम शैलो काम करते हैं तो हम केवल अपनी प्रोडक्टिविटी ही नहीं खोते, हम अपनी मानव गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी भी खो देते हैं। जब हम सोचते हैं कि बस काम हो जाए, जैसे भी हो जाए, तब हम अपने काम को यांत्रिक बना देते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं कि मुझे इसे अपने सर्वोत्तम स्तर पर करना है, तब हम एक क्राफ्ट्समैन बन जाते हैं। और यही अंतर है लेबरर और आर्टिस्ट में। डीप वर्क यही बदलाव लाता है। वह हमें फिर से यह याद दिलाता है कि काम सिर्फ रोटी कमाने का जरिया नहीं है, यह एक रचना है, एक सृजन है, एक आत्म अभिव्यक्ति है। और जब हम काम को इस नजरिए से करते हैं तो हमारा जीवन स्वयं अर्थपूर्ण बन जाता है। क्वाइट सेटिस्फैक्शन ऑफ मास्टरी। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क से जो सबसे बड़ा लाभ मिलता है वह है मास्टरी का सुकून। एक लेखक को जब उसके शब्दों की ताकत का एहसास होता है, एक कोडर को जब उसका एल्गोरिदम फ्लॉलेस चलता है, या एक डिजाइनर को जब उसका डिजाइन जीवंत हो जाता है, तब जो संतोष भीतर उभरता है वह शैलो अपलॉज से कहीं गहरा होता है। यह कोई तात्कालिक डोपामिन रश नहीं होता जैसा कि हमें सोशल मीडिया से मिलता है। यह एक धीमी, गहरी और सच्ची खुशी होती है जिसे आप महसूस करते हैं जब आप अपने काम में एक शिल्पी की तरह जुड़ते हैं। कार्ल कहते हैं कि यह सेटिस्फैक्शन ऑफ एक्सेलेंस डीप वर्क से ही आती है, और यही वह मूल्य है जो जीवन को असली रिचनेस देता है। मीनिंग इज क्राफ्टेड, नॉट फाउंड। अध्याय के अंत में कार्ल न्यूपोर्ट एक गहरी बात कहते हैं। मीनिंग खोजने की चीज नहीं है, रचने की चीज है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें किसी दिव्य संकेत या इंस्पिरेशन से मीनिंग मिल जाएगा, लेकिन कार्ल न्यूपोर्ट मानते हैं कि जब आप किसी काम में गहराई से उतरते हैं, उसे पूरी श्रद्धा और फोकस से करते हैं, तब अर्थ अपने आप प्रकट होता है। आप मीनिंग को बाहर नहीं खोजते, आप उसे अपने अंदर के डीप एफर्ट से बनाते हैं। और इसलिए डीप वर्क केवल प्रोडक्टिविटी की तकनीक नहीं, बल्कि एक लाइफ फिलॉसफी है। कार्ल न्यूपोर्ट का यह अध्याय गवाही देता है कि डीप वर्क का असली मूल्य न केवल बेहतर काम में है, बल्कि एक बेहतर जीवन में भी है। यह अध्याय सिर्फ एक प्रैक्टिकल गाइड नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और दार्शनिक आमंत्रण है कि आइए अपने जीवन को शैलो डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकालकर डीप मीनिंग की ओर ले जाए। चैप्टर 4, वर्क डीपली। डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट। कभी आपने गौर किया है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक ये है कि हम गहराई से काम नहीं कर पाते। हम बैठते हैं किसी काम को करने के लिए, लेकिन हमारा मन भटकने लगता है। कभी फोन की नोटिफिकेशन, कभी सोशल मीडिया, कभी अचानक याद आने वाले दूसरे काम और कभी खुद की बेचैनी। कार्ल न्यूपोर्ट इस चैप्टर में हमें ये सिखाते हैं कि गहराई से काम करना कोई नेचुरल टैलेंट नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस और सही सिस्टम्स की मदद से सीखा जा सकता है। वो कहते हैं कि डीप वर्क कोई एक्शन नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। जब तक आप इसे अपनी सोच, अपने वातावरण और अपनी आदतों में शामिल नहीं करेंगे, तब तक आप उस लेवल की प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसकी जरूरत आपको अपने बड़े सपनों को पाने के लिए है। इस चैप्टर में वो हमें ऐसे स्ट्रेटेजीज और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स देते हैं जिससे हम अपनी लाइफ को इस तरह सेटअप कर सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हों और फोकस ज्यादा से ज्यादा। कार्ल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क के लिए पहला कदम है एक स्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि डिसिप्लिन अपने आप नहीं आता। हम सोचते हैं कि जब मन करेगा तब काम करेंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि मन का कोई भरोसा नहीं। वो कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में डीप वर्क को प्रायोरिटी तभी बना सकते हैं जब आप अपनी डे टू डे लाइफ को इस हिसाब से डिजाइन करेंगे। इसके लिए वो 4 फिलॉसफीज देते हैं, जिनमें से आप कोई भी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से चुन सकते हैं। पहली है मोनास्टिक फिलॉसफी, जहां आप डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और खुद को सिर्फ एक बड़े काम के लिए समर्पित कर देते हैं। उदाहरण के लिए लेखक J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर की आखिरी किताब लिखने के लिए एक लग्जरी होटल का रूम बुक किया ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब न करे। दूसरी है बिमोडाल फिलॉसफी, जहां आप अपनी लाइफ को 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक हिस्सा डीप वर्क के लिए और दूसरा बाकी सभी कामों के लिए। तीसरी है रिदमिक फिलॉसफी, जहां आप हर दिन डीप वर्क का
एक फिक्स्ड शेड्यूल सेट करते हैं, जैसे रोज सुबह 5 बजे उठकर 3 घंटे अनइंटरप्टेड काम करना। और चौथी है जर्नलिस्टिक फिलॉसफी, जहां आप जब भी मौका मिले डीप वर्क में कूद जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पत्रकार अचानक ब्रेकिंग न्यूज को कवर करने लगते हैं। इन फिलॉसफीज में से किसी एक को चुनने के बाद अगला स्टेप है रिचुअल्स और एनवायरनमेंट बनाना। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आपका दिमाग तभी डीप वर्क में डूबेगा जब आपके आसपास का माहौल भी उसी के लिए तैयार हो। मतलब आपको तय करना होगा कि डीप वर्क कहाँ करेंगे, कितने घंटे करेंगे और इस दौरान क्या क्या चीजें आपके पास होंगी। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज एक ही जगह, एक ही डेस्क, एक ही कॉफी मग और एक ही सेटिंग्स के साथ डीप वर्क करते हैं, तो आपका दिमाग खुद ब खुद उस मोड में चला जाएगा। यह कुछ वैसा है जैसे एथलीट्स का वार्म अप रिचुअल। वो वार्म अप सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग को भी सिग्नल देता है कि अब परफॉर्मेंस टाइम है। कार्ल न्यूपोर्ट ये भी मानते हैं कि विल पावर लिमिटेड है। आप जितनी बार डिस्ट्रैक्शन से लड़ेंगे उतनी जल्दी थकेंगे और हार मान लेंगे। इसलिए उनका कहना है कि डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के बजाय उन्हें असंभव बना दो। फोन साइलेंट पर मत रखो, बल्कि उसे दूसरे कमरे में रखो। सोशल मीडिया पर माइंडलेसली स्क्रॉल मत करो, बल्कि उसका टाइम टेबल सेट करो। एक और पावरफुल स्ट्रैटेजी है शटडाउन रिचुअल। मतलब जब आपका दिन खत्म हो जाए तो कॉन्शियसली ये डिसाइड करें कि अब काम बंद। आप अपनी टू डू लिस्ट देखिए, कल की प्रायोरिटी सेट कीजिए और फिर अपने दिमाग को आराम का सिग्नल दीजिए। इससे आपका दिमाग रिचार्ज होता है और अगले दिन डीप वर्क के लिए तैयार रहता है। इसके बाद वो बात करते हैं ग्रैंड जेस्चर्स की ताकत के बारे में। कभी कभी अगर आपको किसी बड़े काम के लिए अपने दिमाग और दिल को पूरी तरह समर्पित करना है तो आपको कोई बड़ा स्टेप लेना पड़ता है। जैसे J.K. रोलिंग ने होटल बुक किया था, या बिल गेट्स का थिंक वीक, जहां वो 7 दिन जंगल में जाकर सिर्फ पढ़ते और सोचते थे। जब आप अपने एनवायरनमेंट में एक बड़ा बदलाव लाते हैं तो आपका दिमाग तुरंत समझ जाता है कि ये काम कितना महत्वपूर्ण है और उसका फोकस उसी लेवल पर पहुंच जाता है। कैल न्यूपोर्ट एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट पर जोर देते हैं और वो है डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करने की बजाय उन्हें एक्सेप्ट करना। वो कहते हैं कि फोकस कोई स्विच नहीं है जिसे आप चाहें तो ऑन कर दें। ये एक मसल की तरह है जिसे आपको लगातार ट्रेन करना पड़ता है। इसके लिए वो सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप किसी बोरिंग या एम्प्टी मोमेंट में हो, जैसे लाइन में इंतजार करते हुए या बस में सफर करते हुए, तो अपने फोन की तरफ हाथ न बढ़ाएं। दिमाग को बोर्डम महसूस करने दीजिए। इससे आपका ब्रेन हाई क्वालिटी फोकस के लिए तैयार होता है। अंत में इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अगर आप अपनी जिंदगी में असली प्रोडक्टिविटी चाहते हैं तो आपको डीप वर्क को एक्सीडेंटल एक्टिविटी की तरह नहीं, बल्कि इंटेंशनल हैबिट की तरह जीना होगा। ये एक कमिटमेंट है खुद से, अपने सपनों से और अपनी क्रिएटिविटी से। आपको अपनी लाइफ, अपना स्केड्यूल, अपना एनवायरनमेंट और अपनी एनर्जी इस तरह डिजाइन करनी होगी कि डिस्ट्रैक्शंस की जगह ही ना रहे। डीप वर्क की प्रैक्टिस शुरुआत में मुश्किल लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप रिचुअल्स, फिलॉसफीज और सही सिस्टम्स अपनाएंगे, वैसे वैसे आपका फोकस और आउटपुट एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। चैप्टर 5, एम्ब्रेस बोर्डम, डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। कभी आपने सोचा है कि जब भी हम थोड़ी देर के लिए खाली बैठते हैं तो सबसे पहले हमारा हाथ फोन की तरफ क्यों जाता है? क्यों हमें हर वक्त कुछ न कुछ करने की आदत हो गई है? चाहे वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो, नोटिफिकेशन चेक करना हो या फिर बेवजह किसी वीडियो पर क्लिक करना। कैल न्यूपोर्ट इस चैप्टर में कहते हैं कि हमारी इस आदत की वजह से ही हम डीप वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि फोकस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बस बटन दबाकर ऑन कर दें। फोकस एक मसल की तरह है और अगर हम इसे ट्रेन नहीं करेंगे तो ये कमजोर ही रहेगा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है एम्ब्रेस बोर्डम, यानी ऊब को गले लगाना सीखो। अगर आप बड़े गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो आपको खुद को डिस्ट्रैक्शन से अलग करके बोरिंग और शांत पलों में भी सहज रहना सीखना होगा। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि दिक्कत ये नहीं है कि हमारे पास बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। असली दिक्कत यह है कि हमने अपने दिमाग को हर वक्त बिजी रहने की आदत डाल दी है। आजकल हम इतने ज्यादा इंस्टेंट स्टिमुलेशन के आदी हो चुके हैं कि हमें खाली बैठना टॉर्चर लगता है। लेकिन डीप वर्क के लिए आपको यही स्किल सीखनी पड़ेगी कि खालीपन में भी आराम महसूस करना। जब आप अपने दिमाग को बोर्डम टॉलरेट करने की ट्रेनिंग देते हैं तो आपका ब्रेन धीरे धीरे हाई क्वालिटी फोकस के लिए तैयार होता है। वो एक पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाते हैं जिसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। मान लीजिए आप एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं और अचानक बीच में फोन पर सोशल मीडिया चेक करने लगते हैं। आप सोचते हैं कि बस 2 मिनट देख लूंगा और फिर वापस उसी काम पर लौट जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी आप किसी काम से हटकर दूसरे काम में दिमाग लगाते हैं तो उस पहले काम की कुछ मेंटल एनर्जी आपके दिमाग में अटकी रहती है। इसे ही कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू। इसका मतलब ये है कि जब भी आप डिस्ट्रैक्शंस में कूदते हैं
आप डीप वर्क की क्वालिटी को गिरा देते हैं क्योंकि आपका दिमाग पूरी तरह से उसी काम में डूब ही नहीं पाता। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है फोकस सेशंस को डिजाइन करना। आपको अपने दिमाग को ये सिखाना होगा कि डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करें, उन्हें फॉलो ना करें। इसके लिए वो कुछ पावरफुल एक्सरसाइजेस बताते हैं। पहली एक्सरसाइज है प्रोडक्टिव मेडिटेशन। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी रूटीन एक्टिविटी में हों, जैसे वॉक कर रहे हों, ट्रैवल कर रहे हों या जिम जा रहे हों, तो उस समय दिमाग को किसी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पर गहराई से सोचने के लिए इस्तेमाल करें। मतलब शरीर अपनी आदतों में लगा है लेकिन दिमाग किसी मीनिंगफुल काम की डायरेक्शन में एक्टिव है। ऐसा करने से आपका कंसंट्रेशन मसल मजबूत होता है। दूसरी स्ट्रैटेजी है फोकस शेड्यूलिंग। अगर आप डीप वर्क के लिए डेडिकेटेड स्लॉट्स नहीं बनाएंगे तो डिस्ट्रैक्शंस हमेशा जीतेंगे। कैल न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि आप अपने दिन के स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक्स को डीप वर्क के लिए रिजर्व करें। इस दौरान नोटिफिकेशंस, कॉल्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया सब कुछ पूरी तरह से ऑफ होना चाहिए। ये सेशंस छोटे भी हो सकते हैं लेकिन उनका कंसिस्टेंट होना जरूरी है। फिर आती है डिस्ट्रैक्शन रेजिस्टेंस प्रैक्टिस। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमें खुद को ये सिखाना होगा कि हर इंपल्स पर एक्ट न करें। मान लीजिए आपके पास अचानक अर्ज आई कि अभी यूट्यूब खोलकर एक वीडियो देख लें। उसके बजाय खुद से कहें कि ठीक है, लेकिन मैं ये वीडियो 30 मिनट बाद देखूंगा। इस तरह आप अपने दिमाग को इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के बजाय डिलेड ग्रेटिफिकेशन की ट्रेनिंग देते हैं। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा लेकिन धीरे धीरे दिमाग डिस्ट्रैक्शंस के प्रेशर से इम्यून होने लगता है। कैल न्यूपोर्ट हमें ये भी बताते हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया को कंप्लीटली अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनका इस्तेमाल इंटेंशनल होना चाहिए। जब भी ऑनलाइन एक्टिविटीज करें, उन्हें एक फिक्स्ड शेड्यूल में रखें। इस तरह आपका दिमाग हर वक्त क्या नया है कि ट्रैप में नहीं फंसेगा। चैप्टर में एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, फोकस सिर्फ डीप वर्क में नहीं बल्कि बोर्डम में भी मिलता है। जब आप खुद को बोरिंग पलों में टेक्नोलॉजी फ्री रखते हैं तो आपका ब्रेन नेचुरली क्रिएटिव मोड में चला जाता है। इसीलिए कई बार हमें सबसे अच्छे आइडियाज तब आते हैं जब हम शावर ले रहे होते हैं या वॉक कर रहे होते हैं। अगर आप हर खाली समय में अपना फोन निकालेंगे तो दिमाग को ये क्रिएटिव स्टेट में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। कैल न्यूपोर्ट इंटरनेट साबत की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन या कम से कम कुछ घंटों के लिए पूरी तरह ऑफलाइन रहना आपके दिमाग के लिए एक तरह की डिटॉक्स थेरेपी है। जब आप नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और सोशल मीडिया से कट जाते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन से अलग होना सीखता है और डीप वर्क के लिए रिचार्ज होता है। अंत में इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि फोकस एक रेयर स्किल है और अगर आप इसे मास्टर कर लेते हैं तो दुनिया में बहुत आगे निकल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने दिमाग को बोर्डम टॉलरेट करना सिखाना होगा। हर बार जब आप किसी खाली पल में फोन की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो खुद को चैलेंज कीजिए कि नहीं, मैं दिमाग को आराम दूंगा। जितना ज्यादा आप दिमाग को इंस्टेंट रिवॉर्ड से दूर रखेंगे उतना ही आपका फोकस बढ़ेगा। कैल न्यूपोर्ट हमें याद दिलाते हैं कि आज के जमाने में इंफॉर्मेशन फ्री है लेकिन अटेंशन प्राइसलेस है। जो लोग अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं वही सबसे बड़े क्रिएटर्स, इनोवेटर्स और अचीवर्स बनते हैं। एम्ब्रेस बोर्डम, रेजिस्ट डिस्ट्रैक्शंस और अपने दिमाग को हाई वैल्यू वर्क की तरफ ट्रेन करो। यही डीप वर्क की असली फाउंडेशन है। चैप्टर 6, क्विट सोशल मीडिया। आज के समय में सोशल मीडिया का नाम सुनते ही आंखों में एक चमक सी आ जाती है, जैसे कोई जादू हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक, हर कोई इससे जुड़ा है। और क्यों न हो, ये दुनिया को जोड़ने, नए लोगों से मिलने और सूचनाओं को साझा करने का एक तेज, चमकीला और आकर्षक माध्यम बन चुका है। लेकिन कैल न्यूपोर्ट इस अध्याय में जो सवाल उठाते हैं वह सीधा दिल में चुभता है। क्या यह सब वाकई हमें आगे बढ़ा रहा है या हमें गहराई से काम करने से रोक रहा है? सोचिए, आप एक लेखक हैं जो अपनी किताब पर काम कर रहे हैं, या एक डेवलपर हैं जो एक नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या एक बिजनेस ओनर हैं जो कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करना चाहते हैं। ऐसे में अगर हर 20 मिनट में आपको किसी ट्विटर थ्रेड का जवाब देना हो, किसी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिएक्ट करना हो या किसी यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रॉल करना हो, तो क्या आप कभी भी किसी गहरे केंद्रित कार्य में पूरी तरह डूब पाएंगे? न्यूपोर्ट कहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम अक्सर एक नेसेसरी इविल की तरह अपनाते हैं। हम मान बैठते हैं कि इनसे जुड़ना ही होगा, नहीं तो हम इस आधुनिक दौर में पीछे छूट जाएंगे। लेकिन क्या कभी हमने जानबूझकर यह मूल्यांकन किया कि क्या ये टूल्स वास्तव में हमारे पेशेवर लक्ष्यों में योगदान दे रहे हैं या सिर्फ हमारा ध्यान खा रहे हैं? कैल एक बहुत ही ताकतवर फ्रेमवर्क प्रस्तुत करते हैं जिसे वो कहते हैं द क्राफ्ट्समैन अप्रोच टू टूल सिलेक्शन। इसके अनुसार किसी भी टूल को अपनाने से पहले यह देखा जाना चाहिए कि क्या वह टूल हमारे पेशेवर या व्यक्तिगत मिशन में योगदान करता है
और क्या वह योगदान इतना बड़ा है कि वह उसके द्वारा लाए गए नुकसान और समय की बर्बादी को भी कवर कर सके। इसी सोच के तहत न्यूपोर्ट हमें चुनौती देते हैं, अपनी सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को 30 दिनों के लिए डिलीट कर दें। हाँ, पूरी तरह से, न कि सिर्फ ऐप डिलीट करें बल्कि लॉग आउट हो जाएं, नोटिफिकेशन बंद कर दें और 30 दिन तक खुद को इन प्लेटफॉर्म से पूरी तरह काट लें। यह आसान नहीं है। आपको लगेगा कि आप किसी पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं, जैसे कोई आपकी आवाज सुन ही नहीं रहा और आपको दुनिया से काट दिया गया है। लेकिन यही तो असली टेस्ट है। अगर 30 दिन के बाद किसी ने आपको मिस नहीं किया, आपके काम में कोई रुकावट नहीं आई और आप अंदर से शांत और अधिक केंद्रित महसूस करने लगे, तो न्यूपोर्ट कहते हैं कि शायद आपको वह प्लेटफॉर्म बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए। कार्ल न्यूपोर्ट की यह सोच सीधे आज की लोकप्रिय धारणा पर चोट करती है। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर मैं इंस्टाग्राम पर नहीं हूं तो मेरा ब्रांड कैसे बनेगा, या अगर मैं ट्विटर पर नहीं हूं तो इंडस्ट्री की खबरों से कैसे जुड़ पाऊंगा। न्यूपोर्ट इसका उत्तर 2 स्तरों पर देते हैं। पहला, बहुत कम सोशल मीडिया टूल्स वाकई में आपकी सक्सेस के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी होते हैं। और दूसरा, आपको यह तय करने का अधिकार चाहिए कि आप किस टूल को अपने ध्यान में घुसने देंगे। न्यूपोर्ट इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि कैसे सोशल मीडिया के डिजाइन ही हमें शैलो बिहेवियर की ओर धकेलते हैं। वो डोपामीन फीडबैक लूप से भरे होते हैं। आप कुछ पोस्ट करते हैं, फिर बार बार चेक करते हैं कि कितने लाइक्स आए, कितने शेयर हुए, किसने कमेंट किया। यह सुपरफिशियल वैलिडेशन हमारी मेंटल क्लैरिटी को छीन लेती है। हमें लगता है कि हम कनेक्टेड हैं, लेकिन असल में हम स्कैटर्ड हैं। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कैल एक और कॉन्सेप्ट लाते हैं, द लॉ ऑफ द वाइटल फ्यू, जिसे अक्सर 80-20 रूल कहा जाता है। इसका अर्थ है कि आपके 20% टूल्स या प्रयास 80% परिणाम देते हैं। तो सोचिए, अगर आप अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान उन चुनिंदा टूल्स पर केंद्रित करें जो वाकई आपके काम में सहायता करते हैं और बाकी सारे डिजिटल शोर को हटा दें, तो आपकी आउटपुट कितनी बढ़ सकती है। इससे जुड़ा एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका न्यूपोर्ट सुझाते हैं, जिसे कहते हैं द अटेंशन रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी, यानी अपने ध्यान को एक ऐसे मूल्यवान संसाधन की तरह देखना जिसे हर कोई हड़पना चाहता है। सोशल मीडिया कंपनियां, न्यूज पोर्टल्स, ऐप डेवलपर्स और फिर अपने ध्यान की रक्षा उसी तरह करें जैसे कोई सैनिक अपनी सीमाओं की रक्षा करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सोशल प्लेटफॉर्म आपको कम से कम समय में अधिक लाभ नहीं दे रहा, उसे कट कर दें। अपने डिजिटल वातावरण को मिनिमलिस्ट बनाएं, जहां केवल वही चीजें रहें जो आपके मिशन को पोषण देती हों। न्यूपोर्ट इस अध्याय में एक और दिलचस्प उदाहरण पेश करते हैं, उन लोगों का जो अपने क्षेत्रों में सफल हैं लेकिन फिर भी सोशल मीडिया से दूर हैं। लेखक, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, आर्टिस्ट, ऐसे अनगिनत लोग हैं जो फेसबुक पर नहीं हैं, फिर भी उनका काम दुनिया में छाया हुआ है। वह बताते हैं कि प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग सक्सेसफुल। असल में कई बार सोशल मीडिया से दूरी ही आपकी पहचान और गहराई को बढ़ा देती है। कैल यह भी साफ करते हैं कि सोशल मीडिया पूरी तरह से बुरा नहीं है, लेकिन इसका उपयोग इंटेंशनल होना चाहिए। यानी यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, कितनी देर तक कर रहे हैं और किस उद्देश्य से कर रहे हैं। अनजाने में आदतन या बोर्डम भरने के लिए उपयोग करना, यही वह जाल है जिसमें गहराई मर जाती है। चैप्टर 6 के अंत में न्यूपोर्ट हमें एक स्पष्ट संदेश देते हैं। अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं, अगर आप मीनिंगफुल आउटपुट देना चाहते हैं, अगर आप एक क्राफ्ट्समैनशिप मेंटल मॉडल के तहत मास्टर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने ध्यान की रक्षा करनी होगी। और इसका पहला कदम है सोशल मीडिया के जरिए अपने ध्यान को कराए जा रहे शोषण को पहचानना और उसे नियंत्रित करना। सोचिए, अगर आप रोज के 2-3 घंटे जो आज आप सोशल स्क्रॉलिंग में खर्च करते हैं, उन्हें डीप वर्क में लगाएं, तो 6 महीने में आप क्या क्या बना सकते हैं। आप एक किताब लिख सकते हैं, एक बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं, कोई कोर्स बना सकते हैं या कोई नई स्किल मास्टर कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप ध्यान का निवेश शैलो ग्रेटिफिकेशन में नहीं बल्कि गहराई से करने को तैयार हों। कुल मिलाकर यह अध्याय हमारे उस भ्रम को तोड़ता है जिसमें हम सोचते हैं कि ज्यादा कनेक्शंस, ज्यादा अपडेट्स और ज्यादा लाइक से हमें सफलता मिलेगी। असल में काम की गुणवत्ता, विचारों की गहराई और ध्यान की शक्ति ही आज के समय में सफलता की असली कुंजी है। चैप्टर 7, ड्रेन द शैलोज। दुनिया में हर किसी को एक दिन में केवल 24 घंटे मिलते हैं, चाहे वो एक सीईओ हो, एक लेखक या एक स्टूडेंट। फर्क बस इतना होता है कि कौन अपने समय का कैसे उपयोग करता है। डीप वर्क की इस अंतिम नियम संबंधी कड़ी में कैल न्यूपोर्ट हमें सीधा और बेहतरीन संदेश देते हैं। आपके दिन में शैलो वर्क के लिए जगह सीमित होनी चाहिए, नहीं तो डीप वर्क कभी नहीं हो पाएगा। और इस अध्याय का शीर्षक ड्रेन द शैलोज
उसी सोच को दर्शाता है। कैल इस अध्याय की शुरुआत एक दिलचस्प उदाहरण से करते हैं। उन्होंने एक विश्वविद्यालय में एक वरिष्ठ प्रशासनिक व्यक्ति से बात की जिनका पूरा दिन ईमेल और मीटिंग्स में चला जाता था। जब काल ने पूछा कि क्या वह अपनी दिनचर्या से संतुष्ट हैं, तो उस व्यक्ति ने स्वीकारा कि वो महसूस करते हैं कि वे असल मायनों में कुछ कर नहीं रहे। वे शैलो टास्क्स में उलझे रहते हैं और डीप इम्पैक्ट वाला कोई भी काम लगातार टलता रहता है। यही तो हमारी समस्या भी है। हम में से ज्यादातर लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब दिन खत्म होता है तो लगता है जैसे कुछ खास किया ही नहीं। इसका कारण है शैलो वर्क, यानी ऐसे टास्क्स जो बिना गहरी सोच के हो जाते हैं। ईमेल, स्टेटस अपडेट्स, रैंडम मीटिंग्स, कैलेंडर को बार बार चेक करना, नोटिफिकेशंस पर रिएक्ट करना और छोटी मोटी सुपरफिशियल एक्टिविटीज में लगे रहना। काल हमें याद दिलाते हैं कि शैलो वर्क की एक बड़ी दिक्कत यह है कि ये काम जितना समय लेंगे उतना हम उन्हें दे देंगे। अगर आपने खुद कोई सीमा नहीं तय की तो शैलो टास्क्स आपकी पूरी कार्यशक्ति को खा जाते हैं। यही वजह है कि हमें एक सक्रिय रणनीति की जरूरत होती है इन कामों को बाहर निकालने की, यानी हमें अपने समय और ऊर्जा को शैलो डिस्ट्रैक्शन से ड्रेन करना है। कैल यहाँ कुछ व्यवहारिक सुझाव देते हैं। 1. अपने पूरे सप्ताह का शेड्यूल बनाकर चलें। मिनट बाय मिनट कैल एक बहुत ही कट्टर लेकिन असरदार तकनीक सुझाते हैं जिसे वो टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। इसके मुताबिक आप हर दिन सुबह उठकर या एक दिन पहले रात को बैठकर अपने अगले दिन के हर घंटे या हर 30 मिनट के ब्लॉक को एक टास्क के लिए निर्धारित करें। ये आपको फोर्स्ड क्लैरिटी देता है कि आपका समय कहाँ जा रहा है, और जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो शैलो वर्क खुद ब खुद सामने आने लगता है और आप उसे कम करने की योजना बना सकते हैं। शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीजें बीच में आ सकती हैं, लेकिन कैल कहते हैं कि समय को ब्लॉक करने का मकसद रिजिड होना नहीं बल्कि इंटेंशनल होना है। आपको जब फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़े तो शेड्यूल एडजस्ट कर लें, लेकिन काम को बिना योजना के नहीं करना चाहिए। 2. शैलो वर्क को पहचानें और ट्रैक करें। हर इंसान की जिंदगी में शैलो और डीप वर्क की परिभाषा थोड़ी अलग हो सकती है। एक लेखक के लिए ईमेल शैलो है, लेकिन एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट के लिए नहीं। इसलिए कैल सुझाव देते हैं कि आप अपने टास्क्स की लिस्ट बनाइए और हर टास्क को इवैल्यूएट कीजिए। क्या ये आपकी एक्सपर्टीज को उपयोग में ला रहा है? क्या ये ऐसा काम है जिसे आप सालों की प्रैक्टिस से बेहतर बना सकते हैं? अगर नहीं तो वह शैलो वर्क है। एक बार जब आप अपनी जिंदगी के शैलो टास्क्स को पहचान लेते हैं, तब आप उन्हें घटाने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्या हर मीटिंग जरूरी है? क्या हर मेल का जवाब तुरंत देना जरूरी है? क्या आप कुछ शैलो टास्क्स को बैच में करके एक साथ निपटा सकते हैं? 3. शैलो वर्क की सख्त सीमाएं तय करें। कैल एक बेहद दिलचस्प प्रयोग का जिक्र करते हैं जो उन्होंने खुद पर किया था। उन्होंने अपने कैलेंडर में सप्ताह के केवल कुछ घंटों को शैलो वर्क के लिए रिजर्व किया, जैसे सिर्फ दोपहर 1 से 2 और शाम 4 से 5। बाकी समय किसी भी शैलो काम को हाथ नहीं लगाते थे। ऐसा करने से उनका डीप वर्क आउटपुट आसमान छूने लगा। आप भी ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले तो यह तय करें कि आपके दिन में शैलो वर्क को कितनी जगह मिलनी चाहिए। 2 घंटे, 3 घंटे, उससे ज्यादा नहीं। उस तय सीमा के बाहर अगर शैलो टास्क आता है तो या तो उसे मना कर दें या अगले दिन के स्लॉट में डाल दें। 4. शैलो रिक्वेस्ट को फिल्टर करना सीखें। कैल का मानना है कि यस कहना शैलो वर्क का दरवाजा खोल देता है। इसलिए जब कोई आपसे किसी टास्क में मदद मांगे तो आपको पूछना चाहिए, क्या यह मेरे लक्ष्य और डीप वर्क प्रायोरिटीज के अनुरूप है? अगर नहीं तो विनम्रता से मना करना सीखिए। आपकी ऊर्जा सीमित है, उसे सबके शैलो कामों पर खर्च करने का कोई तुक नहीं है। कैल इस विषय पर लेखक और उद्यमी डेरेक सिवर्स के विचार साझा करते हैं। If it's not a hell yes, then it's a no। यानी अगर कोई अनुरोध या अवसर आपको पूरी तरह उत्साहित नहीं करता तो साफ मना कर दीजिए। इससे आपके शेड्यूल में शैलो वर्क की घुसपैठ रुकती है। 5. टूल्स और पॉलिसीज को रिडिजाइन करें। कई शैलो टास्क्स हमारी आदतों और प्रोसेसेस की वजह से जिंदगी में रहते हैं, जैसे बार बार ईमेल चेक करना, स्लैक या व्हाट्सएप पर रियल टाइम अपडेट्स देना या हर क्लाइंट की हर बात का तुरंत जवाब देना। इनकी जगह आप प्रोएक्टिव पॉलिसीज बना सकते हैं, जैसे दिन में केवल 2 बार ईमेल चेक करना, सुबह 11 और शाम 4 बजे ऑटो रिस्पॉन्स सेट करना, आई रिप्लाई टू ईमेल्स वंस अ डे, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना ताकि रिस्पॉन्स टाइम प्रेशर न हो, क्लियरली डिफाइंड ऑफिस आवर्स बताना जहां आप शैलो सपोर्ट दे सकते हैं। इन सब से आप अपने डीप वर्क ब्लॉक्स को सुरक्षित रखते हैं। कैल इस अध्याय के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमसे पूछते हैं, कैन यू रन योर लाइफ एंड करियर while spending less than 30% of your time on shallow work? अगर इसका जवाब नहीं है तो डीप वर्क की जगह बनाना मुश्किल होगा।
इसलिए वो सलाह देते हैं कि आप खुद से यह सवाल पूछें और फिर अपनी शर्तों पर काम की रीडिजाइनिंग शुरू करें। एक खास बात जो कैल इस अध्याय में जोड़ते हैं वह यह है कि शैलो वर्क कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप शैलो वर्क को अलाउ करें या कॉन्स्ट्रेन करें। जब आप जानबूझकर शैलो टास्क्स के लिए सीमाएं तय करते हैं तो आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी को डीप वर्क के लिए बचा पाते हैं, और वही ऊर्जा आपको दुनिया में दूसरों से अलग बनाती है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हर ना जो आप शैलो डिस्ट्रैक्शंस को कहते हैं वह एक हाँ होता है आपके मीनिंगफुल, क्रिएटिव और डीप काम के लिए, और यही डीप वर्क की जीत है। अब जबकि आपने डीप वर्क के सारे नियम सीख लिए हैं, आप तैयार हैं उस माइंडसेट को अपनाने के लिए जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी की ओर ले जाएगा। आइए अब हम इस किताब के यूट्यूब फ्रेंडली उत्तरों की ओर बढ़ते हैं, जहां हम डीप वर्क की पूरी यात्रा को एक बार फिर समेटेंगे और आपको एक्शनेबल प्रेरणा देंगे। तो ये थी कैल न्यूपोर्ट की शानदार और जीवन बदल देने वाली किताब डीप वर्क, रूल्स फॉर फोकस्ड सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड की संपूर्ण यात्रा। इस पूरी किताब में हमने सीखा कि आज की शोरगुल और सतहीपन से भरी दुनिया में अगर कोई असली एज चाहिए, अगर वाकई कुछ ऐसा बनाना है जो टिकाऊ हो, असली हो और जिसका असर गहरा हो, तो हमें सुपरफिशियलिटी से ऊपर उठकर डीप वर्क की ओर जाना होगा। न्यूपोर्ट की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। हम जितनी गहराई से काम करेंगे उतना ही ज्यादा हम अपने कौशल को तराश पाएंगे। चाहे कोई लेखक हो, इंजीनियर हो, आर्टिस्ट हो या बिजनेस पर्सन, सबके लिए गहराई में जाकर काम करना ही असली मोती निकालने जैसा है। लेकिन इसके लिए हमें नियमों की जरूरत होती है, और यही नियम इस किताब के दूसरे भाग में हमें सिखाए गए। रूल 1, वर्क डीपली। आपने देखा कि गहराई से काम करना सिर्फ एक इच्छा नहीं बल्कि एक स्किल है जिसे डेवलप करना होता है। एनवायरनमेंट को डिजाइन करके, रिचुअल्स बनाकर, बाउंड्रीज खींचकर और डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करके गहराई से काम करने का मतलब है खुद को एक सेक्रेट स्पेस में ले जाना जहां शैलो चीजों की कोई जगह नहीं। रूल 2, एम्ब्रेस बोर्डम। कैल न्यूपोर्ट ने हमें एक ऐसा पाठ पढ़ाया जो इस तेज रफ्तार डिजिटल युग में और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। बोरियत से डरना बंद करो। आज के समय में जब हर पल कुछ न कुछ देखने, सुनने, करने की आदत हो चुकी है, वहां बोरियत सहन करना एक सुपर पावर है, क्योंकि यहीं से आपका ध्यान केंद्रित होना शुरू होता है। रूल 3, क्विट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ वो हमें जुड़ने का माध्यम देता है, लेकिन दूसरी तरफ वो शैलो डिस्ट्रैक्शंस और डोपामाइन एडिक्शन की एक श्रृंखला बनाता है। न्यूपोर्ट हमें अंधभक्ति छोड़ने और सोच समझकर चुनने की सलाह देते हैं कि कौन सी डिजिटल टूल्स हमारे काम के लिए सच में जरूरी हैं। रूल 4, ड्रेन द शैलोज। शैलो वर्क जैसे कि ईमेल्स, मीटिंग्स, रिपोर्टिंग और नोटिफिकेशंस हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे खा जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिन को इस तरह डिजाइन करें कि शैलो टास्क्स को कम से कम समय में निपटाएं और डीप वर्क को प्रमुख स्थान दें। इन 4 नियमों के जरिए कैल न्यूपोर्ट ने एक ऐसा ढांचा दिया है जो न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है बल्कि आपके दिमाग को शार्पन करता है, क्रिएटिविटी को पुनर्जीवित करता है और काम के अनुभव को गहराई व संतोष से भर देता है। और बात सिर्फ काम की नहीं है, डीप वर्क एक जीवन शैली है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपना समय किसे दे रहे हैं। हम हर दिन शैलो डिस्ट्रैक्शंस के हवाले कर रहे हैं या फिर खुद को किसी असली, कठिन लेकिन संतोषजनक प्रयास में झोंक रहे हैं। क्योंकि दिन के अंत में जो असली संतोष हमें मिलता है वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से नहीं बल्कि उस चीज को बनाकर आता है जिस पर हम खुद गर्व कर सकें। यह किताब आपको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाती है, अटेंशन को ट्रेन करना सिखाती है और सबसे बढ़कर मीनिंगफुल लाइफ के रास्ते पर चलना सिखाती है। डीप वर्क एक रिमाइंडर है कि जिस दुनिया में सब कुछ सुपरफिशियल होता जा रहा है, वहां गहराई ही वह चीज है जो आपको सबसे को अलग और सबसे आगे ले जा सकती है। तो अगली बार जब आप कोई काम करें, चाहे वो एक लेख हो, कोई कोडिंग प्रोजेक्ट हो, कोई डिजाइन हो या फिर खुद के लिए कुछ सीखना हो, बस एक बात याद रखिए, डिस्ट्रैक्टेड माइंड मेडियोक्रिटी प्रोड्यूस करता है लेकिन डीप फोकस्ड माइंड मिरेकल्स क्रिएट करता है। अगर ये किताब आपके सोचने के तरीके को छू गई हो तो उसे सिर्फ सोच में ही मत रखिए, उसे आदत बनाइए। अपना कैलेंडर देखिए, शैलो टास्क्स आइडेंटिफाई कीजिए और छोटे छोटे रिचुअल्स के साथ डीप वर्क की ओर पहला कदम बढ़ाइए, क्योंकि अंत में यही गहराई आपकी पहचान बनती है।